सूडान में जान अटकी हुई है। जान उन भारतीयों की जो वहां पर इस समय फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं, भारतीय सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि समय रहते उन्हें निकाल लिया जाए, क्योंकि सीज फायर है, अभी फिलहाल समय है, लेकिन जान लगातार खतरे में। सूडान संकट में हरियाणा के जींद का भी एक परिवार फंसा हुआ है, जिनकी जान वहां पर इस समय जोखिम में है। सूडान में फंसा हुआ है जींद का एक गुप्ता परिवार। 2 साल की बेटी के साथ वो परिवार वहां पर फंसा हुआ है और वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। सरकार से परिजनों ने लगाई है गुहार कि जल्द से जल्द उनके परिवारजनों को वहां से बाहर निकाला जाए। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि जल्द से जल्द सरकार कोई कदम उठाए और उनके परिवार वालों को वहां से बाहर निकाले, क्योंकि बेहद तनावपूर्ण स्थिति सूडान में इस समय बनी हुई है। सूडान संकट में हरियाणा का एक परिवार फंसा हुआ है, जींद का एक परिवार बताया जा रहा है, और सूडान में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं और हालात पिछले 1 हफ्ते से अगर बात करें तो बद से बदतर हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका देश सूडान में बीते 1 हफ्ते से गृह युद्ध लगातार जारी है, तो वहीं सूडानी सशस्त्र बल यानी कि SAF और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वहां की, उनमें आपसी वर्चस्व को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, उसका सीधा खामियाजा या तो सूडान के आम नागरिक भुगत रहे हैं, या फिर वो नागरिक भुगत रहे हैं जो कि दूसरे देशों से आकर सूडान में रह रहे हैं या फिर बस रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वहां पर काम के लिए, रोजगार के लिए। ऐसे में कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो हमारे मुल्क के वहां पर जाकर बसे हैं, लेकिन इस समय परेशान वो इसलिए क्योंकि बेहद तनावपूर्ण स्थिति सूडान में आपसी जंग एक छिड़ी हुई है। गृह युद्ध से कहेंगे, क्योंकि सूडानी सशस्त्र बल और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपने अपने वर्चस्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है। मेरा बेटा अमर गुप्ता, उसकी वाइफ दीक्षा गुप्ता और लड़की उसकी 2.25 साल की है। वो खारतून गए थे सूडान में, वहाँ रहते हैं, काम करने गए थे ओमेगा स्टील इंडस्ट्री में। तो यहाँ से तो ठीक ठाक गए, भाई 4 महीने हो गए ना। उसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ लुड़ाइयाँ छिड़ गई, आपस में उनके जंग हो गया ज़्यादा बहुत देश का। तो उसके बाद वो एक घर में कैद है, अब ना बाहर निकल सकते, ना खाना, उनके पास खाना नहीं, अब ना लाइट की भी बड़ी दिक्कत है। वहाँ लड़की हमारी वो पोती है, वो छोटी, वो बीमार है, उसके वास्ते कोई इलाज वास्ते दवाई नहीं है कुछ ना। 40 टेम्परेचर है, वहाँ लाइट का भी इंतजाम नहीं है, लाइट भी चली जाती है। उनको बस यहाँ निकालने की वो करो। वहाँ मिसाइलें चला रहे हैं, कुछ देखते गोली मारते, कोई भी हो, सड़कों पर लाश बिछी पड़ी है, कभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरी बेटी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है हमें बहुत डर लग रहा है, धुआं वगैरह खिड़की में से आता है, जो बम फूट रहे हैं वहाँ से, और बच्चा भी, उनका बच्चा भी, बेटे का बच्चा भी डर रहा है। हमारी पोती बहुत डरी हुई है, हमारा हर टाइम बच्चे के लिए लेकर बड़े परेशान है। कृपा करके हाथ जोड़ से विनती है विनोद नरेंद्र मोदी जी, उनको लाने की व्यवस्था कीजिए। बार बार आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास कीजिए। तो जिस रूम में वो डटे हुए हैं उसके मकान के आगे भी बम फट रहे हैं? बहुत, वहाँ भी बहुत, सड़कों पर लाशें, वहाँ भी बहुत धुआं वगैरह आता है, बहुत बम्बों की आवाज़ आती है। हम भी फ़ोन पर सुनते हैं, तब भी बहुत बम्बों की आवाज़ आती है, हमें भी बहुत डर लग रहा है। तो क्या मांगे जी आपकी? हमारी मांग ये है, आप उनको वापस बुलाएं, कैसे ना कैसे उनकी व्यवस्था लाने की व्यवस्था की जाए। मेरी बेटी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है। तो वहीं सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच गृह युद्ध चल रहा है, जिसके चलते वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है, हालत बद से बदतर हो चुके हैं। और ऐसे में वहां पर फंसे हुए भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्र जता दी है, जाहिर कर दी, और साथ ही वहां से उनकी जल्द से जल्द निकासी के लिए संबंधित अधिकारियों को कह दिया गया। इसके लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई और ये हाई लेवल मीटिंग बेहद जरूरी भी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर यह कहा है कि पीएम मोदी ने सूडान में सतर्क रहने और साथ ही घटनाक्रम की बारीकी से जांच के साथ साथ निगरानी करने और साथ ही भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। पीएम ने सूडान से भारतीयों के लिए अब आकस्मिक निकासी योजना तैयार करने और साथ ही उनमें सुरक्षा के हिसाब से तेजी के साथ बदलाव और विकल्पों की व्यवहार्यता पर चलने का निर्देश भी दिया है।
बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, विदेश और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी के अलावा वरिष्ठ राजनयिकों की अगर बात करें तो वो भी शामिल रहे। बता दें कि सूडान में 3000 के आसपास भारतीय जो हैं वो इस समय तनावपूर्ण स्थिति में रहने को मजबूर हो चुके हैं। हालात जो है संवेदनशील है, तनावपूर्ण है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आउटपुट हेड कमल कौशिक, सहयोगी अवंतिका यादव। सबसे पहले कमल कौशिक आपका रुख करूंगा। देखिए, सूडान में जिस तरीके से हालात तनावपूर्ण हैं, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोगी अवंतिका यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा और बात यह कमल की तनावपूर्ण स्थिति है और यह बताया गया है कि वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, दूतावास से उन्होंने मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई खास मदद वहां से की नहीं गई। एकमात्र साधन अगर विदेश में अगर फंस जाए कोई नागरिक तो दूतावास होता है, इंडियन एम्बेसी होती है भारतीय के लिए। ऐसे में खुद वो बसों का इंतजाम कर रहे हैं ताकि ओल्ड सूडान तक जाया जा सके। ऐसे में जिस रास्ते से जाया जाएगा वो रास्ता पार करते समय कितना तनाव होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? मुझे एक फिल्म भी याद आ रही है और वो सत्य पर आधारित फिल्म थी। अक्षय कुमार की फिल्म आपको याद होगी जिसमें एयरलिफ्ट किया गया था। एयरलिफ्ट ही उस फिल्म का नाम था। और उस दौरान बसंत, आप सोचिए कि किन किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा था। वो तो हमारे उस वक्त के जो भी दूतावास ने काम किया वो हमने देखा, उसमें जो दिखाया गया, फिल्माया गया। लेकिन मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक फिल्म के जरिए लोगों ने उसको देखा था और जो अभी महसूस कर रहे हैं वहां पर सूडान में लोग जो हमारे अपने फंसे हुए हैं, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। उनके सामने जिंदगी जीने का विकल्प तो है, लेकिन कैसे और क्यों और कैसे वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको अपनी जिंदगी में उन नियमों को लाएंगे जो वहां पर मौजूद नियम है। पैरामिलिट्री और सेना आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। और जो बात हुई है अमन गुप्ता से जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके हमारे रिपोर्टर जो विजेंद्र हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी लगातार, वो हमसे संपर्क भी साधे हुए और अमन गुप्ता भी संपर्क वो कर रहे हैं। उन्होंने बताया भी है कि बहुत मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं। खुद बस का इंतजाम करना, अवंतिका, खुद ये आप जताना कि हम ही अपने लिए जिंदगी को बेहतर तरीके से अगर आगे जीना है तो इन मुश्किल हालात से गुजरना होगा, लड़ना होगा। खुद संघर्ष कर रहे हैं। दूतावास ने कोई हेल्प नहीं की है, ये हमारा कहना नहीं है, ये वहां पर जो मौजूद है भारतीय नागरिक ये उनका कहना है। कोई ऐसा वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है जो दूतावास से सीधा उन भारतीय नागरिकों तक हो। ये सब कुछ अवंतिका और बसंत वहां पर चल रहा है और ये चिंता का विषय है अवंतिका। और आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए भी क्योंकि आपने बहुत गहराई से इस मामले को देखा है। ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ ये भी तो जानना चाहते होंगे दर्शक, क्यों वहां पर हालात खराब हो रहे हैं? देखिए, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले ये जाहिर तौर पर जानना जरूरी है कि ये स्थिति इस समय सूडान में बन क्यों गई है। ये मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था जब सरकार का जो नागरिक सरकार थी तख्ता पलट हुआ, वहां पर सेना का राज हुआ और जो सेना कमांडर है उनके हाथ में पूरे देश की कमान उस समय चली गई थी। लेकिन अब हुआ क्या कि एक तरफ सेना है और एक तरफ अर्धसैनिक बल है। सेना की ओर से हाल ही में जो सेना प्रमुख है वहां पर, उनका नाम है अब्दुल फतेह बुरहान, उनके हाथ में है सेना की कमान और उनकी ओर से कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे ताकि अर्धसैनिक बल का सेना में विलय हो जाए। लेकिन ये अर्धसैनिक बल के जो कमांडर हैं जनरल मोहम्मद डगलो, उन्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक तरफ है जनरल अब्दुल फतेह बुरहान और दूसरी तरफ है जनरल मोहम्मद डगलो। तो ये दोनों आमने सामने, एक तरफ सेना प्रमुख है, दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख हैं और इसीलिए ये पूरा विलय को लेकर, सेना और अर्धसैनिक बल के विलय को लेकर ही ये मामला शुरू हुआ। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इसमें पिस रही है वहां की जनता। लेकिन इस सब के बीच देखिए एक बात जो लगातार सामने आ रही है कि जो भारतीय दूतावास है सूडान में वो मदद नहीं कर रहा है, जो बात वहां के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन देखिए कमल, इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है क्योंकि जाहिर तौर पर एक डायरेक्ट मदद अगर नहीं पहुंच रही है, जाहिर तौर पर लोगों को लग रहा है कि इंडियन एम्बेसी जो है वो हमारी मदद नहीं कर रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है, इंडियन एम्बेसी की ओर से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर सेफ जगह रहकर वहीं पर सुरक्षित रहिए। दूसरी तरफ यहां से सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि एक सेफ कॉरिडोर, जैसे यूक्रेन में हमने देखा कि एक सेफ कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया था लोगों को वहां से निकालने के लिए, क्योंकि अभी जब लगातार बमबारी हो रही है, लगातार आपस में सेनाएं भिड़ रही हैं, तो लोगों को नहीं कह सकते वो, या इसके बीच से लोगों को इस तरह से निकाल के लाना उतना मुमकिन भी नहीं है कमल। तो एक सेफ कॉरिडोर जो बनाने की कोशिश है वो यहाँ की सरकार की ओर से की जा रही है। दिल्ली में जो यहाँ पर सरकार की ओर से दरअसल दिल्ली में
कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया है, नंबर्स जारी कर दिए गए हैं और विदेश मंत्री की ओर से यह भी कहा गया है, विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया है कि जो भारतीय सूडान में फंसे हैं हम उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश है और उनसे हम संपर्क में हैं। साथ ही साथ आप सोचिए कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, बीते 48 घंटे में उन्होंने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कल हाई लेवल मीटिंग यहां पर की है। यानी कि कोशिश है भारतीयों को किसी भी तरीके से निकाला जाए। विदेश मंत्री खुद मिशन सूडान में इस समय जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है बसंत और कमल यहाँ पर कि सरकार से सीधे आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो सूडान में, क्योंकि सूडान में सरकार नहीं है, नागरिक सरकार नहीं है, वहां पर सेना है, सेना का राज है और दोनों सेना यानी कि जो सेना है वहां की और जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो आमने सामने है। यही वजह है कि अमेरिका, यूएन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, यूएई, बाकी देशों के साथ संपर्क में है भारत, ताकि मदद दी जा सके उन देशों की और हमारे भारतीयों को सेफ वहां से निकाला जाए। चीन से हमारे संवाददाता विजेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि वो उसी गुप्ता परिवार के घर पर मौजूद थे थोड़ी देर पहले, जहां पर ताला लगा हुआ था और भी जानकारी उन्होंने जुटाई है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा का जो परिवार वहां पर फंसा हुआ है, जो लोग हरियाणा के फंसे हुए हैं सूडान में, उनसे भी संपर्क किया था विजेंद्र ने, बहुत बात की है। अभी करीबन 40 से 45 मिनट पहले भी विजेंद्र की बात हुई थी, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, चिंता सता रही है। विजेंद्र, उनके परिवार का कोई सदस्य अभी जींद में उनके घर वापस आया है? अभी आपकी बातचीत हुई किसी से? जी बिल्कुल, देखिए कमल, उनके पिता से मेरी बात हुई है। वो लगातार संपर्क अभी उनसे करने की कोशिश में थे, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो रहा है। लेकिन जब सुबह मेरा संपर्क अमन के साथ हुआ था तो उनका ये कहना है कि 12 बजे के आसपास वो पूरे जो है अपने मोबाइल बस के नीचे छुपा के स्विच ऑफ करके लेके जाएंगे, क्योंकि पहले ही जब इस तरह के ये हमले हुए, उन हमलों में उनकी गाड़ियां जो है वो लूट ली गई, कैश जो पैसे जो उनके पास रखा था सारा का सारा गन पॉइंट पर बंदूक के बल पर वो लूट लिया गया। उनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने को जो चीजें उनके पास उपलब्ध है उनके सहारे जीने को मजबूर हैं। किसी तरह का कोई साधन नहीं है। बेटी उनकी बीमार है, इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी ने 30 बसें प्रबंध करने की बात कही थी, लेकिन किसी प्रकार का प्रबंध उनसे नहीं हो पाया है। उनका ये कहना है कि पहले तो ये बहाना दिया गया कि फ्यूल नहीं है, डीजल नहीं है, तेल नहीं है, लेकिन अगर ये चीजें भी वो प्रबंध कर देते हैं, अगर सफर करते हैं बसों के अंदर तो अपनी जान जोखिम पर डालकर सफर करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय नागरिकों की अपनी होगी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा वहां जो यहाँ के नागरिक रह रहे हैं उनका ये कहना है कि इस तरीके की बातें एम्बेसी की तरफ से कही गई हैं कि ठीक है बसें का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन अगर वो सफर करते हैं, रास्ते में कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद नागरिकों की होगी। हालांकि उसके बाद जब नागरिकों ने कहा कि बसों का प्रबंध कर दीजिए, तो बसों का प्रबंध भी नहीं हुआ। तो उसके बाद ओल्ड सूडान में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उन्होंने बसों का प्रबंध किया। अब एक बस का प्रबंध हुआ है। अमन गुप्ता जो 31 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी वाइफ है, पत्नी है दीक्षिता गुप्ता 29 साल और बेटी 2 साल, और बाकी भारतीय परिवार हैं। जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उन्होंने बताया कि 250 ऐसे वहां पर भारतीय नागरिक हैं जो उस फैक्ट्री में काम करते थे, सारे के सारे फंसे हुए हैं, और बाकी 3-4 हजार फैमिलीज हैं, परिवार हैं जो पूरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अकेले उनकी फैक्ट्री के 250 आदमी हैं जो इंडियन से भारतीय हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं। पुष्टि उन्होंने की है कि 250 तो लोग वहां पर ही मौजूद है जहां पर ये गुप्ता परिवार के सदस्य जो सूडान में फंसे हुए, वहां पर कम से कम 250 भारतीय नागरिक तो फंसे हुए हैं, ये तो कंफर्म है। वैसे आंकड़ा 3000 के आसपास पूरे देश का बताया गया जो देश के हमारे नागरिक वहां सूडान में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो 10 साल से पिछले वहां पर काम कर रहे हैं और 250-300 अकेले उनकी यूनिट में काम करते हैं। और अमन गुप्ता अपने पिता की इकलौती संतान है, उनकी इकलौती बेटी है 2 साल की जो बीमार है। और देखिए हालात बहुत खराब है क्योंकि वहां पर बमबारी हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके पास की जो बिल्डिंग है, जो मकान है, वहां पर एकदम से बम आकर गिरा, जो पूरी बिल्डिंग है, पूरा मकान है ध्वस्त हो गया। और मकान की जो खिड़कियां, जो शीशे लगे हुए हैं, एकदम से कांच उनका सबका टूट गया। और एक कांच जो है वहां पर जो नीचे लड़की रह रही थी उसको काफी चोटें आई हैं, लेकिन इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। वहां पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो हिंसात्मक जो खूनी संघर्ष चला हुआ है उसको लेकर सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जो ओल्ड सूडान वो वहां से जा रहे हैं,
रास्ते में क्या होगा, 800 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे, कितने चेक पोस्ट हैं, और सड़कों पर देखिए 800 खुलेआम किलोमीटर, टैंक लेकर, विजेंद्र, आप यहाँ बारूद पर ये भी लेकर, देखिए कमल, मिसाइल 800 लेकर, किलोमीटर यानी कि कम बड़ी से कम 10 से 15 घंटे का समय तो लगेगा। आप कितनी भी स्पीड से चला लेंगे, लेकिन इस संघर्ष के बीच में हो सकता है ज्यादा समय भी लगे, छुपते छपाते आप वहां पर पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये परिवार वहां से निकला, और ऐसे न जाने कितने भारतीय उस बस में सवार हैं जो निकले बिल्कुल हैं। अवंतिका, और ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि वहां पर जिन इमारतों में लोग रह रहे हैं वहां भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जिस रास्ते से होकर जाएंगे, बीच बीच में न जाने कितने ऐसे संवेदनशील पॉइंट होंगे जो आएंगे जिसमें जान का बेहद खतरा हो सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जैसे विजेंद्र जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि चेक पोस्ट से बचते हुए जाना है, फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, यानी कि विजेंद्र देखिए परिवार के सामने तो चिंता ये भी है कि अब यानी कि कल तक कम से कम समय लगेगा जब ये परिवार पहुंचेगा ओल्ड सुडान। फोन स्विच ऑफ है, यहाँ जो परिवार है वो भी संपर्क नहीं साध सकते हैं, वो भी नहीं पूछ सकते हो कि उनके बच्चे वहां पर किस हाल में हैं। बिल्कुल, और चिंता बढ़ जाती है विजेंद्र, और यही हम बार बार कह रहे हैं, और भी परिवार ऐसे हो सकते हैं। 250 के करीब बताया विजेंद्र ने कि वहां पर मौजूद थे भारतीय नागरिक, जहां पर जिन का जो परिवार उनके सदस्य वहां पर जो फंसे हुए हैं। 2 साल की बेटी है एक छोटी सी, और पति पत्नी वहां पर हैं, काफी टाइम से वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने कहा तख्ता पलट हो गया वहां पर, और पैरामिलिट्री फोर्सेस और वहां की जो आर्मी है वो आपस में भिड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को और जो बाहर से काम करने वाले लोग उनको भुगतना पड़ रहा है। विजेंद्र, कुछ जानकारी आप देंगे? अभी भी ताला लगा हुआ है वहां पर उनके घर पर, कल तक तो सब ठीक था, अभी मालूम नहीं है कि कहां पर गए हैं उनके माता पिता। देखिए उनके माता पिता से मेरी फोन पर बात हुई थी, वो दोपहर बाद तक पहुंचेंगे, वो किसी काम में लगे हुए हैं, हालांकि उन्होंने बताया नहीं है। हालांकि ये लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, बहुत चिंता में है क्योंकि इकलौती संतान उनकी है और बेटी छोटी है 2 साल की। देखिए सबसे बड़ी चिंता वहां बढ़ जाती है जब बीमार है और वहां पर कोई मेडिकल सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, मौत चारों तरफ से बरस रही है, कब कहां आके गोला गिर जाए, बारूद वहां पर गिर जाए और कौन सी गोली कहां से आ जाए कुछ पता नहीं है। लाशें ही लाशें वहां पर सड़कों पर बिछी हुई है, ऐसा उनका कहना। अमन लगातार हमारे संपर्क में है, लेकिन उन्होंने फोन स्विच ऑफ करने से पहले आखिरी में उन्होंने बताया था कि मैं अभी फोन अपना बंद करूंगा क्योंकि हमारा सब कुछ लूट लिया गया है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ संपर्क में रहने के लिए सिर्फ एक मोबाइल है। अगर ये भी नहीं होगा तो ऐसे में संपर्क कैसे होगा? वो बस में छुपाकर सीट के नीचे या कहीं भी किसी भी तरीके से छुपाकर मोबाइल को लेके जाएंगे ताकि रास्ते में या फिर कहीं भी जरूरत पड़ती तो ऐसे में संपर्क साधने के लिए उनके पास कोई एक साधन जरूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि हालांकि जो एयरपोर्ट है खार्तूम में उस पर जो सेनाओं का कब्जा है, लेकिन वहां से इजिप्ट के सैनिक निकले हैं, सैनिकों के लिए एक हवाई जहाज का प्रबंध किया गया था जो स्पेशल तौर पर जो देश प्रयास कर रहे हैं वो वहां के नागरिक, हालांकि नागरिक नहीं निकाले गए लेकिन सोल्जर्स सैनिक जरूर निकाले गए, उनका रेस्क्यू जरूर किया गया था। लेकिन अभी संभव शायद उन्होंने बताया नहीं लगता है, ये सरकार किस तरीके से कोशिश कर रही है, सरकार के स्तर पर फैसला होगा कि किस तरीके से नागरिकों को सुरक्षित निकालती है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि एयरपोर्ट पर कब्जा है सेनाओं का, लेकिन अब वो पानी के रास्ते पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र, मैं इस पर आपकी बात फिर से दर्शकों को सुनवाऊंगा। आपने बहुत अहम बात कही है कि अब क्या एयरलिफ्ट होगा या फिर पानी के रास्ते वो पानी के जहाज से अपने देश वापस लौट पाएंगे, कई सवाल अभी मन में। लेकिन अवंतिका, बसंत, और भी ऐसे परिवार हैं देश के जिनके अपने विदेशी धरती पर फंसे हुए हैं। बड़ी जानकारी हम देना चाहते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपके सामने खबर तक रखना चाहता है, क्योंकि हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के भी कई नागरिक ऐसे हैं जो कि सूडान में फंसे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरें जो कि सूडान से सामने आई है। और भी जो लोग हैं वहां पर फंसे हुए हैं, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे हम बात करें भोपाल की, वहां के भी कई लोग ऐसे हैं अवंतिका जो फंसे हुए हैं। देखिए कमल, एक बड़ी बात ये भी है, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं, सूडान में कई भारतीय परिवार इस समय फंसे हुए हैं, कई लोग फंसे हुए हैं सूडान में फंसे भारतीयों में। भोपाल का एक युवक भी शामिल है। परिवार ने भारत सरकार से मदद की मांग की है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में रहता है ये युवक का परिवार, और अब परिवार सरकार से अपील कर रहा है कि उनके बच्चों को जो है वहां से निकालना है। कमल देखिए, हम जैसे विजेंद्र ने जानकारी दी है कि बस का अरेंज करके खुद ही निकले हैं वहां से कई भारतीय परिवार, लेकिन यहाँ बैठे देखिए ये बात कहने के लिए आसान है कि जब इंडियन एम्बेसी ने कह दिया कि आप घरों में एक सेफ जगह देखकर रहें और बाहर ना निकले, विजेंद्र जैसे जानकारी दे रहे हैं कि जिस घर में अमन गुप्ता रहते थे उसकी बराबर वाली बिल्डिंग पर ही आकर बम गिरा है, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। और ये जान तस्वीरों में बचाने का ये आखिरी मौका कहीं ना कहीं परिवार को नजर आ रहा होगा, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लेकर परिवार निकला। और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बस एक सोचता है कि जिंदगी किसी तरह से बच जाए। उनका परिवार है, बच्ची है छोटी सी। हमारे साथ विजेंद्र तो जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले जो भोपाल की हमने बात की है,
कैसे परिवार मदद की गुहार लगा रहा है सरकार से, वो भी सुनवाना जरूरी है। एक बार दर्शकों को सुनवाइए। सुविधा की जाए कि वो वापस आ जाए और उसके साथ जो फंसे हुए लोग हैं वो भी वापस आ जाएं सुरक्षित, भले बाईपास रोड। बस सरकार से मेरी यही अपील है और जल्द से जल्द मोदी जी का तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। कल रात से ट्यूस डाला है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कमलनाथ जी से मेरे हस्बैंड मिलने गए हैं, वो विदेश सरकार से बात कर रहे हैं। अब क्या रिप्लाई आ रहा है वो पता चलेगा। अगर कोई तो ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। देखिए, ये एक और परिवार भोपाल का जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वो वापस आ जाएं। बिल्कुल। अवंतिका, देखिए जहां पर अमन रहते हैं वहां पर बताया जा रहा है कि 250 के आसपास भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन एक बस का फिलहाल इंतजाम हुआ है। ऐसे में अगर सभी को वहां से निकाला जाए तो कम से कम 6 से 7 बसों का इंतजाम बेहद जरूर, लेकिन एक ही बस का इंतजाम हुआ। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी वहां से निकलना भी, और इसलिए भी क्योंकि बसंत विजेंद्र भी कर रहे थे, अपनी बात को पूरा भी कर सकते हैं विजेंद्र। बहुत अहम बात आप बता भी रहे थे। एक बार फिर से दर्शकों को भी मैं बता दूं कि फोन जो है वो कह रहे हैं कि बस के नीचे छुपा कर ले जाएंगे, कहीं पर रख कर वो ले जा रहे हैं। पहले बात हुई विजेंद्र की, अमन से ठीक ठाक बात हुई व्हाट्सएप कॉल के जरिए, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ है और हम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फोन नहीं मिल पा रहा विजेंद्र। उनका चिंता बहुत सता रही है और बमबारी हो रही है। सर विजेंद्र, ये भी बताएं कि सिर्फ एक ही बस है जो ओल्ड सूडान के लोगों ने अरेंज की या फिर एक से ज्यादा बसेस जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कमल, हम उनकी सकुशल वापसी की कामना करते हैं, लेकिन उनके पास ये आखिरी रास्ता है और उन्होंने आखिरी रास्ता अपना लिया है। ये जो आखिरी रास्ता उन्होंने जो सड़क मार्ग का अपनाया है, क्योंकि अमन ने बताया कि जब रात को सो रहे थे 12:30 बजे के आसपास एक बम धमाका हुआ पास की इमारत में, पास के मकान में, और पूरा मकान ध्वस्त हो गया और आसपास के जितने मकान थे उनकी दीवारें बुरी तरह से हिलने लगी। सभी जो कांच, जो खिड़कियां थे, सब टूट गए, बिखर गए और उनके ऊपर आके गिरे। एक बच्ची को चोट भी लगी, लेकिन बाहर उसको मेडिकल के लिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाहर जो सड़कों पर जो है मौत चारों तरफ दिखाई दे रही है, लाशें ही लाशें हैं। बाहर निकलते ही पता नहीं कब कौन सी गोली का वो शिकार हो जाए, किसी को पता नहीं है। खाने पीने का संकट पैदा हो गया है, उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि जब इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी गई तो इंडियन एम्बेसी ने उनको कहा कि ये जो कागजात हैं, जो भी पहचान पत्र है या जो उनका फॉर्म है, इसके साथ 3-3 कॉपी निकलवा के लेके आना है। उन्होंने बाकायदा मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप भी किए हैं इस चीज के कि भैया इस तरह का फॉर्म उन्होंने भरने के लिए बोला है, लेकिन ऐसे में बिजली काट दी गई है, प्रिंटर मौजूद नहीं है, जो बाहर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद पड़ी। तो उनका कहना है कि ये एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है इंडियन एम्बेसी का देखा। विजेंद्र, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बातें कही गई हैं कि प्रिंट आउट हमारे पास लेकर आइए, ये डॉक्यूमेंट्स अपने, इनको दरकिनार करते हुए प्राथमिकता के साथ कम से कम किसी सुरक्षित जगह पर तो उन्हें पहुंचा दे, फिलहाल अगर मदद नहीं कर सकते तो? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी रास्ता ये अपनाया है, जो आखिरी विकल्प है उन्होंने चुन लिया है अपने आप ही। इसमें जिंदगी मिलेगी या क्या होगा ये भगवान जाने, लेकिन हम देखिए उनकी एक बड़ी सुरक्षा की जो कामना जानकारी करते है, हैं। और वो उनका जैसे फोन बंद आ रहा है, उन्होंने शायद अपना सफर शुरू कर दिया है। ये सफर कैसा होगा? एक बड़ी जानकारी ये भी है कि इस समय जो सूडान में एक तरफ सूडान की आर्मी है, दूसरी तरफ एक तरफ एसएएफ है और दूसरी तरफ आरएसएफ है। जानकारी ये है कि अब एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद ली जा रही है। एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद, आरएसएफ ने ये क्लैरिफाई किया है कि एसएएफ है जो इस समय एक्सटर्नल फोर्सेस की मदद ले रहा है। वैगनर ग्रुप जो है उसको इन्वॉल्व कर लिया है एसएएफ ने। विजेंद्र, आप भी जानकारी दे रहे थे कि एयरपोर्ट से इजिप्ट के सोल्जर्स को निकाला गया है, यानी कि सोल्जर्स दूसरी कंट्री के भी पहुंच रहे हैं। देखिए, जब वहाँ के नागरिकों से, जो भारतीय नागरिक वहाँ रह रहे हैं, उनसे बात हुई थी, क्योंकि देखिए जो स्थानीय जो घटनाएं हैं उन पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में सारे काम छोड़कर वो किसी तरीके से उनका वहां से सुरक्षित कैसे निकले, इस बात पर वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा, जरूर बताया है, जानकारी दी है कि नागरिक एयरलिफ्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन जो सोल्जर्स हैं इजिप्ट के वो एयरलिफ्ट किए गए थे वहां से, जो एयरपोर्ट है खार्तूम का। और इसके बाद पूरी तरह से हवाई मार्ग जो है बाधित है और अभी भी सीज फायर के बाद अगर कोई हवाई आवागमन हो रहा है
है तो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के जो सैनिक है वो वहाँ जो हवाई जहाज उनकी तरफ फायर करते हैं, लगातार फायर करते हैं, दनादन फायर करते हैं। और सीज फायर जरूर है, लेकिन हालांकि वो सीज फायर जो है वो नागरिकों पर फिलहाल किसी प्रकार का कोई वहां पर कोई किसी तरह की घटना अभी वहां पर नहीं है। लेकिन कब हिंसा भड़क जाए, कब किस तरह घटना हो जाए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस परिवार ने और वहां के जो आसपास के परिवार हैं, कई परिवारों ने फैसला किया है कि जिंदगी का आखिरी ये विकल्प है, ये चुन लिया जाए। और उन्होंने चुन लिया। उन्होंने बताया कि 4 लाख मिलियन पाउंड में उन्होंने बच किए ओल्ड सुडान के लिए 800 किलोमीटर के लिए। और वहां जो भारतीय नागरिकों के काम आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अपने अपनों के ही काम आ रहे हैं। और इसी वजह से वो वहां पर पहुंचने के लिए उन्होंने बस का प्रबंध किया है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और उनकी यात्रा मंगलमय हो ऐसी कामना करते हैं। लेकिन उनका फोन जो बंद आ रहा, किसी तरह का संपर्क नहीं है। लगातार 3 दिन से वो हमारे संपर्क में थे, लेकिन आज संपर्क उनसे टूटा है। तो उन्होंने हालांकि कहा भी था कि फोन को छुपाते हुए वो सब लोग लेके जाएंगे। एक मात्र फोन छुपाने के पीछे क्या वजह है? विजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपकी अमन गुप्ता से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा है? यानी आम नागरिक अगर उन्हें सड़क पर दिख रहे हैं तो क्या वो सीधे उनको टारगेट कर रहे हैं? क्या कुछ कहा गया है? स्थिति क्या है? फोन छुपाने के पीछे क्या वजह उन्होंने बताई है? क्यों फोन छुपाकर वो लेकर जाना चाहते हैं वहां से? देखिए, जब ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे पिछले शनिवार को, अचानक से जब हिंसा भड़की एकदम से, तो कुछ जो है जो लोग आए फैक्ट्री के अंदर, गन पॉइंट पर इनके जितना कैश था वो इनसे लूट लिया गया, जो गाड़ियां थी वो लूट ली गई। तो इन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर इनका घर वहां पर दूरी है। इसी तरीके से वहां जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी मदद लेकर कच्चे रास्तों से होते हुए घर पहुंचे। डर के माहौल में चारों तरफ जो है गोलीबारी हो रही थी और यही डर है। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, आप भी दर्शकों को बता रहे थे और हम भी एक बार विस्तार से जानकारी देते दर्शकों को। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर बड़ी खबर यह है कि जान जोखिम में डालकर बस में सवार होकर जा रहे हैं भारतीय नागरिक। बस में सवार होकर सूडान से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ आसान बनते का दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, इस समय देखिए स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है। कमल, यहाँ तक की जो बात सामने आ रही है, आपने जानकारी देखी 400 के आसपास लोग जो है उनकी जान जा चुकी है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वहां पर सड़कों पर शव पड़े हुए दिखे हैं। यानी कि ये संख्या और भी बड़ी हो सकती है। आप सोचिए, जैसे हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार सड़कों पर टैंक उतरे हुए हैं, सामने से 2 सेनाएं लड़ रही हैं, बाहरी फोर्स की भी अगर मदद ली जा रही है तो यानी कि सीधे ये देखिए आप तस्वीरें जो हैं, सड़कों पर सेनाएं पूरी तरह से उतरी हुई हैं। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है और इसीलिए कहीं ना कहीं अभी चिंता जो है वो सता रही है। यहाँ पे जो परिवार है उनको भी चिंता है इस समय। कमल, देखिए सभी देशों में यह हलचल है, क्योंकि सिर्फ अकेले भारत नहीं, कई देशों के नागरिक हैं जो सूडान में इस समय फंसे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी ओर से भी सूडान में अपने नागरिकों को यहाँ पर लगातार अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं सेफ रहें। उनके एम्बेसडर पर भी हमले की बात जो है वो सामने आई थी, उनकी रेजिडेंसी में जो यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं, लेकिन उसके बाद में यूरोपियन यूनियन की ओर से क्लैरिफाई किया गया कि उनके एम्बेसडर जो है वो सही सलामत है। यूके के जो नागरिक हैं, यूके सरकार लगातार अपील कर रही है कि आप सब इंडोर्स रहें और सेफ रहें इस समय। तो ये भारत सरकार की ओर से भी अपील की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात, जैसे विजेंद्र भी लगातार जानकारी दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं, कि इस समय देखिए इंडियन एम्बेसी जो सूडान में है वो लोगों से अपील तो कर रही है, लोगों को ये कह रही है कि आप एडवाइजरी का इंतजार करें, घरों में इंडोर्स रहें। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जो पेपर वर्क जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी समस्या है। प्रिंटर से प्रिंट करके पेपर लेकर आए तो ऐसी स्थिति में प्रिंटर कहां ढूंढेंगे, ये बड़ी चिंता है। जबकि वहां पर बिजली मौजूद नहीं है और इसके अलावा पानी की समस्या है, कैसे वहां गुजर बसर कर रहे होंगे और एक जगह कैसे रह सकते हैं जब ये सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिन पर गुजरती है बसंत उनको ही मालूम होता है। अपडेट लगातार हम देते रहेंगे, आपको जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि चिंता हमें भी है, हमारे देश के नागरिक है और जो परिजन यहाँ पर हमारे देश में रहकर चिंतित है उनकी चिंता भी दूर करेगी सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, जो कि गुहार लगातार वो लगा रहे हैं। बसंत, ओवर टू यू। बिल्कुल, कमल कौशिक, अवंतिका यादव, विजेंद्र कुमार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो वहां पर नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है, वहां पर सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार की कवायद लगातार जारी है। लेकिन देखने की बात होगी कि वहां के नागरिक अब आगे के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं।